नमस्कार और इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे जो जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में सबसे अहम होता है। हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री, जिसे हम तकनीकी भाषा में बिक्री विलेख या सेल डीड कहते हैं। देखिए, आम बोलचाल में तो सब इसे रजिस्ट्री कह देते हैं, पर इसके अंदर क्या है, क्या लिखा होता है, कौन सी बातें जरूरी है, ये जानना हर किसी के लिए, खासकर उनके लिए जो जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। और एक बात साफ कर दें कि हमारी ये चर्चा किसी खास केस पर नहीं है। ये जमाबंदी हरियाणा पोर्टल पर जो आम जानकारी के लिए बिक्री विलेख के टेम्पलेट्स हैं ना, हुँ, उन पर आधारित है। मतलब हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है। हम किसी प्रक्रिया या दस्तावेज का कोई समर्थन नहीं कर रहे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। आइए मिलकर इस दस्तावेज़ की बारीकियों को समझते हैं और देखते हैं कि भई एक खरीदार या बेचने वाले के लिहाज से इसमें क्या-क्या जानना ज़रूरी है। तो कहाँ से शुरू करें? स्टैम्प पेपर से? रजिस्ट्री के लिए स्टैम्प पेपर तो चाहिए ही होता है ना? हाँ, बिल्कुल। स्टैम्प पेपर तो किसी भी सेल डीड का आप कह सकते हैं आधार है। ये असल में सरकार को दिया जाने वाला एक शुल्क है, जो उस दस्तावेज को कानूनी मान्यता देता है। और अच्छी बात यह है, जैसा आपने कहा, कि आजकल हरियाणा में ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। वो egrassery.nic.in वेबसाइट है, उसके ज़रिए खरीदा जा सकता है। तो प्रक्रिया थोड़ी आसान हो गई है। अच्छा, ये ऑनलाइन वाली बात तो बढ़िया है। खैर, स्टैम्प पेपर लग गया। अब डीड में मतलब विलेख में सबसे पहले क्या लिखा होता है? हम वो जमाबंदी पोर्टल वाला कृषि भूमि का टेम्पलेट ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं। हाँ, तो उस टेम्पलेट के हिसाब से देखें, तो शुरुआत में कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम जानकारी होती है, जो पूरे सौदे की एक एक तरह से रूपरेखा बताती है। सबसे पहले तो बिक्री मूल्य राशि, सेल कंसिडरेशन अमाउंट, यानी कितने में सौदा तय हुआ है। और उसी के साथ ये भी लिखा होता होगा कि स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगी। जी हाँ, विलेख पर कितना स्टैम्प शुल्क लगा है, स्टैम्प ड्यूटी है फिक्स्ड, वो भी शुरू में ही मेंशन होता है। फिर बताते हैं कि जमीन किस किस्म की है, कृषि है, रिहायशी है या कमर्शियल। इसके बाद आता है जमीन का कुल एरिया, क्षेत्रफल, और जमीन का स्थान, मतलब जगह, जैसे गांव कौन सा है, शहर कौन सा है, तहसील कौन सी है। और वो कलेक्टर रेट वाली बात भी वो यहीं आती है। हाँ, वो क्यों ज़रूरी होती है? बहुत ज़रूरी। हाँ, वो भी यहीं आती है। उस एरिया का सरकारी कलेक्टर रेट प्रति एकड़ कितना है और उस रेट लिस्ट का सीरियल नंबर क्या है, ये भी लिखा जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है ना, वो आमतौर पर बिक्री मूल्य या कलेक्टर रेट, जो भी ज़्यादा हो, उस पर कैलकुलेट होती है। तो ये पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अच्छा। ये तो हो गई मतलब मोटी-मोटी पहचान की बातें। इसके फ़ौरन बाद फिर बेचने वाले और खरीदने वाले का ज़िक्र आता होगा। बिल्कुल। बेचने वाला यानी विक्रेता, वेंडर, और खरीदने वाला यानी खरीदार, वेंडी। दोनों का पूरा विवरण, नाम, पिता का नाम, पूरा पता, ये सब साफ-साफ लिखा जाता है। आजकल तो पहचान पुख्ता करने के लिए आधार या पैन नंबर वगैरह भी डाल देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बाद में। ये दोनों पार्टीज की लीगल पहचान तय करता है। ठीक है, पहचान हो गई। अब ज़मीन की और गहरी पहचान, कैसे बताते हैं? हाँ, अब आता है भूमि का विस्तृत विवरण। इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जमीन की पहचान होती है, जैसे खसरा नंबर या किला नंबर। ये जमीन के उस टुकड़े का यूनिक नंबर होता है, समझ लीजिए। साथ ही एरिया फिर से बताया जाता है, कनाल मरला में या बीघा बिस्वा में। इससे पक्का हो जाता है कि हाँ, इसी खास जमीन के टुकड़े का सौदा हो रहा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे लगता है खरीदार के लिए शायद सबसे अहम है। वो बेचने वाले की घोषणाएँ, डिक्लेरेशंस। इसमें क्या-क्या दावे या वादे होते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही है। ये हिस्सा तो सेल डीड की जान है। यहाँ विक्रेता, मतलब बेचने वाला, कानूनी तौर पर कुछ बातें घोषित करता है, जिन पर भरोसा करके ही खरीदार पैसा लगाता है ना। इसमें मुख्य घोषणाएं होती हैं, जैसे पहली, कि ये जमीन हर तरह के कर्ज से मुक्त है, कोई लोन वगैरह इस पर बकाया नहीं है। यानी ऋण मुक्त। हाँ, ऋण मुक्त। हुँ, दूसरी, कि ये जमीन किसी कोर्ट केस में, झगड़े में या किसी कानूनी विवाद में नहीं फंसी हुई है। हुँ, तीसरी, कि विक्रेता ने इसे पहले किसी और को बेचा नहीं है, कहीं गिरवी नहीं रखा है या किसी और तरह से ट्रांसफर नहीं किया है। हुँ, चौथी, कि इसकी बिक्री पर कोई कानूनी रोक या कोई स्टे ऑर्डर वगैरह नहीं है। हुँ, पांचवी, और ये बहुत जरूरी है, कि विक्रेता को इसे बेचने का, गिरवी रखने का या ट्रांसफर करने का पूरा कानूनी अधिकार है। वो इसका असली मालिक है। हुँ। और आखिर में, कि वो अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के ये जमीन खरीदार को बेच रहा है, पूरी डिटेल के साथ। अरे बाप रे! ये तो काफ़ी सारी घोषणाएँ हो गईं।
मतलब अगर इनमें से कोई बात बाद में गलत निकल जाए तो बेचने वाला जिम्मेदार होगा? निश्चित रूप से ये घोषणाएं विक्रेता पर एक कानूनी जिम्मेदारी डालती हैं। हाँ। लेकिन लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। वो क्या? ये घोषणाएं सिर्फ विक्रेता के दावे हैं। हाँ। इन पर भरोसा करना स्वाभाविक है, पर सिर्फ इन पर ही निर्भर रहना वो समझदारी नहीं है। यहीं पर खरीदार की अपनी जिम्मेदारी शुरू होती है। मतलब क्या करना चाहिए खरीदार को? सिर्फ पढ़कर यकीन कर लेना काफी नहीं है? नहीं, काफी नहीं है। सबसे जरूरी कदम है इन घोषणाओं की सच्चाई को खुद वेरीफाई करना, हम्म। स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना। ओके। और इसका सबसे पक्का तरीका है हरियाणा का रेवेन्यू रिकॉर्ड, यानी जमाबंदी चेक करना। जमाबंदी वो सरकारी रजिस्टर है जिसमें साफ लिखा होता है कि कौन सी जमीन किसके नाम पर है, उसका कितना हिस्सा है। अच्छा, तो सिर्फ डीड में लिखी बातों पर नहीं, बल्कि खुद जाकर जमाबंदी देखनी चाहिए कि बेचने वाला सच में मालिक है भी या नहीं। बिल्कुल। और ये जमाबंदी हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन भी मिल जाती है। आपको देखना होगा कि क्या बेचने वाले का नाम वाकई उस जमीन के मालिक के तौर पर दर्ज है और क्या वो उतना ही हिस्सा बेच रहा है जितना उसका हक बनता है। ये जांच रजिस्ट्री से पहले कर लेना आपको भविष्य की बहुत बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। ये को वाकई बहुत ही काम की सलाह है। घोषणाएं पढ़ें, समझें, पर पुष्टि जमाबंदी से करें। अच्छा, अब इन घोषणाओं के बाद डीड में आगे क्या होता है? घोषणाओं के बाद देखिए, फॉर्मेट थोड़ा इधर-उधर हो सकता है। हम्म। जैसा हमने पहले कहा, कुछ डीड राइटर्स जमीन की पूरी डिटेल, वो खसरा नंबर वगैरह, यही घोषणाओं के साथ लिख देते हैं। लेकिन जो टेम्पलेट जमाबंदी पोर्टल पर है, उसमें ये डिटेल्ड विवरण अक्सर आखिर में दिया जाता है, एक एनेक्शर या शेड्यूल बनाकर। ठीक है, तो मान लेते हैं घोषणाओं के बाद पेमेंट की बात आती है। भुगतान का हिसाब किताब। हाँ, पेमेंट का क्लियर कट ब्यौरा देना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा जाता है कि भाई कुल बिक्री राशि कितनी तय हुई है। फिर ये बताया जाता है कि इस टोटल अमाउंट में से कितना पैसा बयाना के तौर पर पहले ही मिल चुका है, जब सौदा पक्का करने का अग्रीमेंट हुआ था, अग्रीमेंट टू सेल तब। उस अग्रीमेंट की तारीख भी लिखी जाती है। और बाकी का पैसा जो रजिस्ट्री के टाइम दिया जाता है, उसका भी पूरा जिक्र होता है। डीड में साफ लिखा जाता है कि बची हुई रकम अब यानी रजिस्ट्री के दिन कैसे दी गई है, बैंक ड्राफ्ट से दी है, चेक से दी है, या आजकल जैसे एनईएफटी आरटीजीएस होता है, ऑनलाइन तरीके से दी है। और ये भी कंफर्म किया जाता है कि अब बेचने वाले को खरीदार से कोई पैसा लेना बाकी नहीं है, फुल एंड फाइनल पेमेंट हो गया है। यहाँ एक कानूनी पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है, इनकम टैक्स एक्ट का। इसका जिक्र अक्सर डीड में होता भी है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम कैश में लेना देना अलाउड नहीं है। अगर सौदा 2 लाख से ऊपर का है तो पेमेंट बैंकिंग चैनल से ही होना चाहिए। ये ब्लैक मनी को रोकने का एक तरीका है। हाँ, ये जानकारी तो वाकई बहुत अहम है, खासकर जब बड़ी डील्स होती हैं। अच्छा, पैसा मिल गया, अब कब्जे की बात होती होगी, पोजेशन। बिल्कुल। पेमेंट के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है कब्जा देना। डीड में साफ साफ लिखा जाता है कि जमीन का भौतिक कब्जा, फिजिकल पोजेशन, विक्रेता ने खरीदार को दे दिया है। यानी खरीदार अब उस जमीन पर काबिज हो गया है। सिर्फ कब्जा या मालिकाना हक भी? नहीं, दोनों। कब्जे के साथ ये भी लिखा जाता है कि खरीदार अब से इस जमीन का पूर्ण मालिक है, एब्सोल्यूट ओनर। उसको बेचने वाले की तरह ही जमीन से जुड़े सारे अधिकार मिल गए हैं। वो चाहे इसे आगे बेचे, किराए पर दे, जो मर्जी करे। और ये भी साफ किया जाता है कि अब बेचने वाले का या उसके वारिसों का उस बेची गई जमीन से कोई लेना देना नहीं रहा, कोई हक, कोई दावा नहीं रहा। ये तो मतलब पूरी तरह से हक ट्रांसफर हो गया। लेकिन सोचिए अगर बाद में कोई गड़बड़ निकल आई, जैसे पता चला कि बेचने वाले का हक ही पूरा नहीं था और बिक्री कैंसिल करनी पड़ी, तब खरीदार के पैसे का क्या होगा? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है, और एक अच्छी डीड में इसका भी इंतजाम होता है। इसमें एक शर्त डाली जाती है, जिसे इंडेमनिटी क्लॉज कहते हैं। इस शर्त के मुताबिक अगर फ्यूचर में बेचने वाले के टाइटल में कोई डिफेक्ट निकलता है या उसकी दी गई कोई जानकारी गलत निकलती है, जिसकी वजह से बिक्री रद्द होती है या खरीदार को जमीन से हाथ धोना पड़ता है, तो बेचने वाला खरीदार के पूरे नुकसान की भरपाई करेगा। पूरे नुकसान से मतलब सिर्फ जमीन की कीमत? नहीं, सिर्फ कीमत नहीं, इसमें आम तौर पर खरीदार ने जो पूरी खरीद रकम दी है वो शामिल होती है। उस पर लगने वाला ब्याज, रजिस्ट्री पर खर्च हुआ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, वकील का खर्चा, और अगर कोई मुकदमा लड़ना पड़ा तो उसका भी पूरा खर्चा, ये सब शामिल होता है।
ये खरीदार के हक को बचाने वाली एक बहुत मजबूत शर्त है। समझ गई। ये तो खरीदार के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच हो गया। अच्छा, अब ये जो रजिस्ट्री करवाने का पूरा खर्चा होता है, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, वो डीड लिखवाने वाले की फीस, ये सब कौन देता है, बेचने वाला या खरीदने वाला? देखिए, कानून में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो आम चलन है, हरियाणा में खासकर, वो यही है कि सेल डीड रजिस्टर करवाने से जुड़े सारे खर्चे, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, डीड राइटर की फीस वगैरह, ये सब खरीदार ही उठाता है। डीड में इस बात का जिक्र भी कर दिया जाता है कि खर्चे खरीदार वहन करेगा। ठीक है। अब डीड लगभग तैयार हो गई। इसके बाद क्या? तारीख और गवाह? हाँ, जिस तारीख को डीड पर साइन हो रहे हैं और उसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पेश किया जा रहा है, वो तारीख लिखी जाती है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। और फिर आते हैं गवाह, विटनेस। गवाहों का क्या रोल है? क्यों जरूरी है? कानूनन सेल डीड पर कम से कम 2 गवाहों के साइन जरूरी होते हैं। गवाहों के पूरे नाम और पते भी लिखे जाते हैं। उनकी मौजूदगी एक तरह से इस बात का सबूत है कि बेचने वाले और खरीदने वाले ने उनकी उपस्थिति में दस्तावेज पर साइन किए हैं और ये लेन देन उनकी जानकारी में हुआ है। यहाँ हरियाणा की एक लोकल प्रैक्टिस का जिक्र भी करना ठीक रहेगा। अक्सर तहसील में रजिस्ट्री के टाइम कर्मचारी गांव के नंबरदार की गवाही या उसकी उपस्थिति पर भी जोर देते हैं। ये शायद ट्रांसपेरेंसी और लोकल लेवल पर सौदे की पुष्टि के लिए एक पुरानी प्रक्रिया है। अच्छा, ये तो एक और दिलचस्प बात पता चली। आपने शुरू में वो अनुलग्नक, एनेक्शर या शेड्यूल का जिक्र किया था ना, जिसमें जमीन की पूरी डिटेल होती है। हम्म। उसमें क्या-क्या होता है ठीक से? वो एनेक्शर जमीन का पूरा बायोडाटा होता है, उसकी सटीक पहचान के लिए। उसमें शामिल होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड के नंबर, खेवट नंबर जो मालिकों के ग्रुप या हिस्सेदारी को दिखाता है, खतौनी नंबर जो काश्तकार या कब्जेदार की जानकारी देता है, और खसरा नंबर यानी उस जमीन के प्लॉट का खास नंबर। हम्म। फिर जमीन का कुल क्षेत्रफल, फिर से कनाल बीघा और मरला बिस्वा में। अगर बेचने वाला पूरी जमीन का मालिक नहीं है, तो वो अपना कितना हिस्सा बेच रहा है इसका साफ साफ जिक्र, जैसे 14 हिस्सा या 5 कनाल 10 मरला। जमीन का पूरा पता, गांव का नाम, हदबस नंबर अगर लागू हो तो, शहर अगर शहरी इलाके में है, तहसील और जिला। कई बार लेटेस्ट जमाबंदी का हवाला भी दे देते हैं ताकि रिकॉर्ड से मिलान करना आसान हो। ये तो वाकई जमीन का पूरा पहचान पत्र जैसा हो गया। और सबसे आखिर में फिर? सबके दस्तखत, बिल्कुल। दस्तावेज के आखिर में बेचने वाला या वाले अगर एक से ज्यादा हैं, खरीदने वाला या वाले, और दोनों गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। इन हस्ताक्षरों से ही दस्तावेज कानूनी तौर पर पक्का होता है, मान्य होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया और डीड के हर हिस्से को समझने के बाद, अगर हम किसी को एक सबसे जरूरी सलाह देना चाहें, खासकर जो हरियाणा में कृषि भूमि खरीद रहा हो, तो वो क्या होगी? सबसे जरूरी, सबसे अहम सलाह वही है जो हमने पहले भी जोर देके कही। बिक्री विलेख में लिखी बेचने वाले की घोषणाओं पर आंख मूंद कर यकीन ना करें। रजिस्ट्री करवाने से पहले खुद जमाबंदी रिकॉर्ड में जाके बेचने वाले के मालिकाना हक की पुष्टि जरूर करें। जरूर देखें कि जमीन वाकई उसी के नाम है या नहीं, और वो उतना ही हिस्सा बेच रहा है जितना उसका बनता है। ये एक कदम आपको भविष्य के ना जाने कितने विवादों और नुकसान से बचा सकता है। तो आज हमने हरियाणा में एक आम बिक्री विलेख यानी रजिस्ट्री के दस्तावेज को परत दर परत खोलने की कोशिश की। स्टैम्प पेपर से शुरू करके जमीन और पार्टियों की पहचान, बेचने वाले की अहम घोषणाएं, पेमेंट का तरीका, कब्जा और मालिकाना हक का ट्रांसफर, सुरक्षा की शर्तें, खर्चे, गवाह और आखिर में अनुलग्नक में जमीन का पूरा ब्यौरा। हमने लगभग हर पहलू को छूने की कोशिश की। बिल्कुल। और सार यही निकलता है कि जानकारी ही बचाव है। डीड को ध्यान से पढ़ें, हर शर्त का मतलब समझें, और सबसे बढ़कर जमीन खरीदने से पहले मालिकाना हक की स्वतंत्र जांच, मतलब जमाबंदी द्वारा अवश्य करें। ये थोड़ी सी मेहनत आपको बड़े जोखिमों से बचा सकती है। हाँ, ये पूरी बातचीत सोचने पर मजबूर करती है कि इस दस्तावेज की हर शर्त कितनी सोची समझी होती है। और कैसे वो खरीदार और बेचने वाले दोनों को भविष्य की दिक्कतों से बचाने का काम करती है। ये भी सोचने वाली बात है कि क्या रिहायशी मकान या दुकान जैसी दूसरी प्रॉपर्टीज की डीड में कृषि भूमि की डीड से कुछ अलग या खास बातें होती होंगी। इस पर शायद फिर कभी बात की जा सकती है। स्वीकरण। हाँ, और अंत में ये जरूर कहना चाहेंगे कि प्लीज ध्यान दें कि ये पूरी बातचीत सिर्फ जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के मकसद से की गई है, और ये जमाबंदी हरियाणा पोर्टल पर उपलब्ध बिक्री विलेख के टेम्पलेट्स पर आधारित है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह ना समझा जाए। जमीन की खरीद फरोख्त एक पेचीदा मामला है,
किसी भी खास सौदे या लेन देन के लिए हमेशा किसी योग्य कानूनी पेशेवर या सलाहकार से ही संपर्क करें। वही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।